नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक नया टॉपिक, जो कि उसी सीरीज में आगे हम बढ़ रहे हैं। सन 1937 से लेकर आज हम चर्चा करेंगे सन 1942 तक, जो कि प्रांतीय चुनावों से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक की बात आज होगी। तो प्रांतीय चुनाव पे कुछ आप तथ्य दीजिए, फिर इस पे सवाल शुरू करते हैं। प्रांतीय चुनाव की अगर बात करें तो 1937 में प्रांतीय चुनाव की बात की गई थी जी। तो इसमें ये कहा गया था कि क्योंकि इससे पहले जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हो चुके थे, उन तीनों का जो रिजल्ट देखें, ये 1935 का एक्ट और 1937 का प्रांतीय चुनाव से जोड़ता है जी। ठीक, क्योंकि 1930, 31, 32 या उससे पहले साइमन कमीशन या उससे पहले 1919 का एक्ट, ये तीनों मिला के सम्मिलित रूप जो रिजल्ट आता है, ये कहाँ पे आता है? 1937 का चुनाव। इसमें ये कहा गया था कि भारतीय भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करेंगे और जब जीत के आएंगे तो आगे चल के देश को कैसे चलाना है, कैसे संचालित करना है, ये सब बातें उसमें मेंशन थी। आइए फिर प्रश्नों से इसकी स्टार्ट करते हैं। तो उसी के सिलसिले में जो कि आगे थोड़ा सा एक आध दो बातें और बता के तब आप शुरू करिएगा कि उसी सिलसिले में जो कि ये आगे आता है 1937 का चुनाव। तो 1937 के चुनाव में यह था कि टोटल 11 प्रांतों में चुनाव होने थे। 11 प्रांतों में जो कि हुए थे और 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जो कि विजय हासिल की थी। 8 बचे 3 प्रांतों में जो कि समर्थित सरकार थी। 8 में तो पूर्णता थी और 3 में जो कि इनका मतलब किसी अन्य पार्टी के साथ मतलब अलायंस करके अपनी सरकार बनाए थे। और क्वेश्चन के साथ हम देख लेंगे, चाहे उसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रांत थे जहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जैसे बिहार हो गया, ये और संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास। सारा क्वेश्चन आप अपने पूरे उसी में बता देंगे। हाँ, मतलब लगभग सारा क्वेश्चन इसी से बनता ही है कुल मिला के। तो आगे हम सवाल के साथ कर लेंगे। तो वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो अभी वही 8 प्रांतों में। और ये सवाल अगर देखा जाए और 3 तो लगभग 8 से 10 बार ये सवाल पूछा गया है। जी, तो 6 प्रांतों में बना था सीधे जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। हाँ, अब टोटल अगर सीट की संख्या देखें तो 1585 सीटों पर चुनाव हुए थे। जी। तब टोटल 1585 सीटों पर चुनाव हुए थे और जिसमें से 711 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ठीक, चलिए आगे। तो वही है। तो इसमें कौन कौन से प्रांत थे? तो आपका बिहार था, मद्रास था, उड़ीसा था और मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, जहाँ पे आपको पूर्ण बहुमत मिला था। और साथ में बम्बई में पूर्ण बहुमत के हम बहुत नजदीक पहुंचे थे। जैसे 3 प्रांत थे, बम्बई, सिंध और असम। जी, बम्बई, सिंध और असम में 3 जो कि हमारी सरकार मतलब कि सरकार तो थी जी, लेकिन अलायंस की सरकार थी। ठीक, और उसके बाद पंजाब में सरकार बनी थी, ये यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, वो भी मतलब कांग्रेस के साथ। और बंगाल में जो पार्टियां थी वहां पे मतलब जैसे जो क्षेत्रीय पार्टियों ने भी पार्टिसिपेट किया था ना, क्योंकि ये जो था ये था प्रांत में चुनाव था, इसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी मतलब कि पार्टिसिपेट की थी साथ में। और बंगाल में कौन सी पार्टी थी? तो था कृषक मजदूर पार्टी। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में था डॉक्टर खान स्वतंत्र पार्टी, इनके नाम से ही था जी। ठीक, और एक कथन आता है, एक कथन के साथ हम अपनी बात थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। नेहरू ने क्या कहा था 1937 के चुनाव के संबंध में जी। तो ये भी पेपर में सवाल कहीं ना कहीं आपको आएगा, उसमें हो सकता है आगे आ जाए जी। तो नेहरू ने कहा था कि पहले 1937 के चुनाव का विरोध किया था जी। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह वैमनस्य एवं ब्रेक की तरह कार्य करेगी जी। लेकिन बाद में जो कि कांग्रेस ने खुद उसमें पार्टिसिपेट किया था। कभी ये पूछा जाए तो नेहरू ने पहले उसको अपोज किया था, बाद में उसका समर्थन किया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत को, दूसरा है रवि अहमद किदवई को, तीसरा है कैलाश नाथ काटजू को और चौथा है मोहम्मद इब्राहिम को। सही ऑप्शन है अहमद किदवई। अब ये कौन से प्रांत की बात की आपने? ये यूपी की बात, ये संयुक्त प्रांत। और यहाँ के पीएम कौन? क्योंकि यहाँ पे तब तो ये सीएम नहीं थे, मतलब जो प्रांत हुए थे वहाँ पे अलग अलग पीएम होते थे। तो यहाँ का पीएम कौन था? तो पीएम थे गोविंद बल्लभ पंत। तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, अपने जो है जितने भी तैयारी करने वाले हैं,
तो संयुक्त प्रांत में कौन था? गोविंद बल्लभ पंत थे। और मध्य प्रांत में कौन था? नारायण भास्कर खरे। इनका नाम भास्कर खरे थे। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है और याद करना आवश्यक है। जी चलिए आगे। तो आगे का सवाल है, ये है कथन अनुसार इस पे विचार करना है। तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल समाप्त हो गया। कारण दिया है मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके। तो इसका पहला है ऑप्शन की ए और आर, मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए इसमें जो आपके मतलब पहले स्टेटमेंट की बात है कि 1939 की बात है ना जी, 1939 में जी। ये तो बात सही है कि अगर देखें तो कांग्रेस का जो मतलब 11 प्रांतों में जो इलेक्शन हुए थे, 11 में से जो 8 में विजय हासिल की थी, इनका जो कि खत्म होता है 22 दिसंबर। कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे इन्होंने त्यागपत्र दिया, मतलब पूरा अपना जो कि मंत्रिमंडल भंग कर दिया, इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने। ये 28 माह का था उनका ड्यूरेशन था, जो 28 माह का कार्यकाल खत्म करके और 22 दिसंबर 1939 में उसको मतलब कि विघटन कर देते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या था उस टाइम पे, ताकि लॉर्ड लिन लिथिगो थे ना, अगर यहाँ के वायसराय देखें तो वो लॉर्ड लिन लिथिगो थे। उन्होंने बिना कांग्रेस की सहमति के और ये कहा था कि कांग्रेस भी जो कि यह इंडिया जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि भाग लेगी, ये होना ये चाहिए था कि भारत को अपने साथ लेके अगर शामिल करवाना ही था तो आप एक बार बैठते बातचीत करते। हाँ, उसके बाद मतलब किसी मुद्दे पर सहमति बनती नहीं बनती वो अलग बात थी, तब आप वहाँ पे करते तो ठीक था। लेकिन बात क्या हुई कि बिना किसी मतलब रजामंदी के कहा कि इंडिया पे जो कि द्वितीय विश्व में पार्टिसिपेट करेगा और किसकी तरफ से करेगा? ब्रिटेन की तरफ से करेगा। तो इसी साथ इसका जो कथन है और कारण दो के दोनों इसमें असत्य हैं। और इस दिन जो कि जो 22 दिसंबर का जो डेट थी ना जी, क्योंकि 22 दिसंबर 1939 को यह हुआ था। इसी दिन अंबेडकर ने क्या कहा था? धन्यवाद दिवस मनाया था जी। अंबेडकर ने इस दिवस को जो कि इस दिन को जो ये बहुत जरूरी तथ्य है कि 22 दिसंबर को 1939 को। अब मुस्लिम लीग ने जो कि इसे जो कि मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस और अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1937 ईस्वी में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी किसानों की मांगों के विरुद्ध थे। ऑप्शन 2 है किसान आंदोलन अत्यंत अतिवादी था। ऑप्शन 3 है सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और चौथा है किसानों की मांगों को पूरा करना उनके कार्यक्रम में नहीं था। तो इस हिसाब से देखे तो जो सी तो इसका जो सी ऑप्शन है कि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना उसके पड़ा। पीछे रीजन क्या मतलब ये व्यवहारिक मतलब समस्याएं कौन सी थी, जिसे इससे पहले का बैकग्राउंड अगर हम देखें मतलब क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का ही मतलब रिजीम था, कांग्रेस का शासन था। तो कांग्रेस के शासन में जो कि बहुत सारी मतलब व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, जैसे जमींदारी व्यवस्था थी, किसानों का मतलब की समस्याएं थी। तो उनके अब एकदम से कुछ तो चेंज होता नहीं कि आज से हम हैं कल से आप बैठे सब कुछ चेंज कर दिया, ऐसा तो होता नहीं कि एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वाला काम हो गया। तो एक दिन कुछ नहीं होता है, वो व्यवस्था बनने में जितना टाइम लगता है क्योंकि उसकी व्यवस्था के सुधार में और ज्यादा टाइम लगता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो। और दूसरी चीज इनके पास संसाधन भी नहीं थे, जो सरकार बना ली तो उनके हाथ में चुनाव जीत लिए, लेकिन मतलब कि सुधार करने के लिए संसाधन का आवश्यक संसाधन का होना आवश्यक होता है। तो संसाधन उनके पास थे नहीं, इस वजह से किसानों की समस्याओं को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए। अगला सवाल है प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली? तो 1937 में चुनाव आया था और 1935 में के एक्ट में जो कि 1935 का एक ये कहा जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी जी। हाँ, तो इसी मतलब ये होता है कि प्रांत में चुनाव होंगे, है कि नहीं? अगर मतलब कि अगर लोकल लेवल पे आजादी की बात होगी तो आजादी कैसे होगी? तो चुनाव होगा, अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये सब बातें वही। तो इसी साथ प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन की का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम आते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो इस पे हम पहले सवाल की चर्चा कर लेंगे, फिर जो भी होगा फिर आप उसमें बताए चलिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन 1 है जी के गोखले।
ऑप्शन बी है सी आर दास। तो सी आर दास है, देश बंधु चित्तरंजन दास। मेन इसका है कि सी आर दास इसके इनके रहे हैं। देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध सी आर दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और इसी साथ ये भी हो जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। दूसरा सवाल है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो जैसा कि इसमें ना मतलब कुछ बातें मतलब कि पूरा एक साथ ही 3-4 सवाल आपके हो जाएंगे जी। तो कांग्रेस का कौन सा है, मतलब चाहे अधिवेशन का चाहे संकट के, इसको 2 नाम से भी जाना चाहिए, मतलब त्रिपुरी संकट और त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी अधिवेशन। इसके मतलब कि और ये मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो राज्य में आता है? तो एमपी में आता है। त्रिपुरी कहाँ पे? एमपी में। और सन कौन सा? 1939। तो होना क्या था कि एक मतलब कि हर साल जो कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसके लिए अध्यक्ष का चुनाव होता था। तो यहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से होती है, जो आज़ादी के बाद जो संविधान में डेमोक्रेसी आती है, क्योंकि कांग्रेस के फार्मूले में यही था कि मतलब हर साल जो होगा इंटर पार्टी डेमोक्रेसी पहले हो जाए तो फिर तो उसमें 2 लोग खड़े हुए, एक पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए। अब दोनों में वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान जो कि सुभाष चंद्र बोस जीते और लगभग पट्टाभी सीतारमैया को जहाँ पे गांधी जी की तरफ खड़ा किया। वो जो कि गांधी जी की तरफ से मतलब गांधी जी मतलब चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया चुनाव जीते। अब 1580 वोट के आसपास मिले थे, या 1580 वोट मिले थे सुभाष चंद्र बोस को, और 1377 वोट मिले थे पट्टाभी सीतारमैया को। और उसके बाद फिर चुनाव कौन जीता? सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। और जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार, व्यक्तिगत हार जी। ठीक है। और चूंकि वो सुभाष चंद्र बोस ये नहीं चाहते थे कि मतलब कांग्रेस के भीतर ही मतभेद हो, क्योंकि चुनाव तो जीत गए थे। अब उसमें ये था कि जो होता था, जो मतलब जो उसका जो चेयरपर्सन होता था, जो अध्यक्ष होता था, वो अपने अकॉर्डिंग मतलब एक साल का जो कि वो अपना सेशन मतलब वो करवाता था कि कैसे मतलब कौन सा प्रस्ताव लाना है, कौन सा प्रस्ताव नहीं लाना है, सारी चीजें अपने हिसाब से सारा क्रियान्वयन। और गांधी जी चाहते थे कि मतलब उनके हिसाब से चले जी। तो मतलब क्योंकि गांधी जी का कद बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, और दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा थे। दोनों के बीच मतलब थोड़ा सा मतलब टसल होने के चांसेस थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना पैर मतलब पीछे खींच लिया, बोले हम इस्तीफा दे देते हैं और गांधी जी जैसे चाहे वैसे करें। उसके बाद चुनाव मतलब सोचो कि वो तो हार गए थे पट्टाभी सीतारमैया, और इस्तीफा कौन दे दिया? सुभाष चंद्र बोस। अब किसको बनाया था अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे नामित किया गया। तो अब वहां से इस्तीफा देने के बाद और 3 मई 1939 को 39 में तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक। अगला हम देखते हैं 1939 की त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो इसका पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो बोस थे ये, शरद चंद्र बोस का जी। तो इसका सही इसका आंसर होगा शरद चंद्र बोस। इन्होंने अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर कहीं पूछा जा सकता है तो थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। और कहीं कहाँ पूछा हुआ सवाल है ये पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल में सवाल पूछा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन सवाल उठा के प्री में रख दिया जाए। अगर आपको मतलब पेपर क्लियर करना है या हम सबको पेपर क्लियर करना है तो जो पुराने पेपर हैं उनको दोहराना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगला सवाल वही है जो आपने अभी बताया कि एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 1936 में, 1937 में, 38 में, 39 तो वही 39 में उन्होंने दिया वहाँ पे इस्तीफा, फिर 39 को उन्होंने वहाँ पे कर लिया जी। और अच्छा एक चीज और यहाँ थोड़ा देख लिया जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो इन्होंने स्थापना तो की 3 मई 1939 में, तो इसमें इनके कुछ सदस्य थे। तो इसमें थे देवव्रत विश्वास थे जो कि महासचिव बने, बिल्कुल, और विशंभर दयाल त्रिपाठी बने यहाँ के राष्ट्रीय राजमंत्री, महामंत्री, और स्वामी सहजानंद आदि शामिल थे उसमें। एक इसमें अब कथन आता है कि मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, पहला ऑप्शन।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था, या सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया? ये मेरे हिसाब से सुभाष चंद्र बोस का कथन है, जो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हम अब अगले टॉपिक पे अपने आते हैं। आज थोड़ा टॉपिक छोटे छोटे हैं और सवाल भी ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जरूरी है और बहुत बार पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा देशी रियासतों में संघर्ष। तो आते हैं इस पे। पहला इस पे सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? पहला ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन में, दूसरा है गया अधिवेशन में, तीसरा है कलकत्ता अधिवेशन में और चौथा है लखनऊ अधिवेशन में। तो ये नागपुर अधिवेशन में किए थे। तो इन्होंने और आप सबके लिए है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके चेयरपर्सन कौन थे ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जी। अगला इसमें सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है? ऑप्शन 1 है सर जॉन शोर, ऑप्शन 2 है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 है लॉर्ड वेलेस्ली या ऑप्शन 4 है लॉर्ड विलियम केवेंडिक बेंटिक। तो सर जॉन शोर थे। सर जॉन शोर थे उनके जो कि देशी रियासतों के मामले में ज्यादा दखलंदाजी करते थे, उनकी ये मतलब उंगली करने की आदत इनकी ज्यादा थी जी। तो 1793 से 98 के मध्य बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे थे और लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। ये थोड़ा सा हम देख लें कि सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, तो पता होगा सबको। और हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर को। और ठीक है, कॉर्नवालिस तो नागरिक सेवा का जनक माना ही जाता है। तो ये हम 3 चीज और यहाँ देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत या स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? ऑप्शन 1 है हैदराबाद, ऑप्शन 2 है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 3 है जूनागढ़ और ऑप्शन 4 है मैसूर। तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। स्टैंड स्टिल समझौता, आप इसको थोड़ा सा रेखांकित करना चाहेंगे? मतलब हम यथावत बने रहेंगे, ना तो हम इंडिया में शामिल होंगे ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे। हाँ, वो चाहते थे कि हम अपना इंडिपेंडेंट अपना बने रहें। चलिए, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, इसी के साथ में पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने किस वर्ष द्वारा की थी? किस वर्ष में की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1940 में। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग अधिवेशन, ये कहाँ किया था? ये इन्होंने किया था लाहौर अधिवेशन में इन्होंने किया था। इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पूरी की थी इन्होंने। और इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। ठीक है, और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। और ठीक है, और चौधरी रहमत अली हमने बात की, पाकिस्तान का नाम बात की थी कि 1933 में इन्होंने 33 में नाम दिया था। अगला इसका सवाल आता है कि 8 अगस्त, और यही चौधरी रहमत अली हैं जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जाके तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो मुख्य बात हुई थी उसमें ये था कि पाक का अर्थ बताया, जो पाकिस्तान का था, यानी उसको पाक यानी कि पवित्र भूमि कहा गया। ठीक है, अगला सवाल है 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेटस का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया? ऑप्शन है चर्चिल, ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है लिनलिथगो, तीसरा ऑप्शन है एटली और चौथा ऑप्शन है क्रिप्स। तो सीधी सी बात है, उस समय जो वायसराय थे उस समय कहाँ पे किए थे? शिमला में किए थे। शिमला में इन्होंने किया था। शिमला में 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन का वादा किया गया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और हम देख लेते हैं कि सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार किया गया था। इसमें क्या क्या थी? तो इसमें यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्माती संस्था का गठन किया जाएगा। दूसरा था वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक है, तीसरा था एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाए। चौथा इसमें था कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। और इसमें एक बात और थी, इसमें एक कहना चाहूंगा कि इसमें अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान इन सब पर जो आपने अभी बताया ना, और 5-6 पॉइंट, इन सब पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और था कि इसमें जो माइनॉरिटी स्टेटस के जो लोग थे उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया, मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। अगला सवाल आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा थे नेहरू जी थे। तो इसमें दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तीसरा कौन था?
तीसरे थे जो कि ब्रह्मदत्त। अच्छा, तो तीसरे थे। हाँ, तो ये थोड़ा सा देख लें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और ये शुरू कब हुआ था? जो कि अक्टूबर 1940 में, यानी कि अगर डेट पूछा जाए तो 17 अक्टूबर 1940 को। अब कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार से हुआ था। और इसी को जो कि कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार से हुआ था। और इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ठीक। इसके बाद अगला आता है सवाल कि भूदान आंदोलन को सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था अपना आंध्र प्रदेश में हुआ था। और पोचमपल्ली गांव में इसकी शुरुआत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। इसके बाद हम आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पहला ऑप्शन है कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। दूसरा है ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग। तीसरा है कि आप न इधर रहेंगे न उधर, आप अपना स्वतंत्र रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। मतलब ये बलराम हो गए थे जी महाभारत के। ना तो हम कौरव की तरफ से रहेंगे ना तो पांडव की तरफ से रहेंगे, लेकिन बाद में पूछ गए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है कि आश्वासन अगर आप हमको देते हैं कि हमको आप पूरी स्वतंत्रता देंगे तब हम आपकी तरफ से आएंगे। ठीक है। और दूसरा सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक लड़ा गया था और बाकी चीजें हैं ही हैं। एक क्वेश्चन और है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था, या कैबिनेट मिशन आया था, या वेवल योजना थी, और चौथा ऑप्शन है या फिर साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन होगा नहीं। देखो क्रिप्स मिशन आया था कब से? 42 में आया था। 42 वेवल 45 में आया था। साइमन कमीशन 28 में आया था। तो कैबिनेट आया था बाद में 46 में आया था। हाँ, तो इसको फिर से थोड़ा सा आराम से इसको थोड़ा दोहरा लिया जाए कि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन आया था अपना 46 में आया था। और द्वितीय विश्व युद्ध 45 में खत्म हो रहा है तो 46 में सीधे कौन सा आएगा? कैबिनेट मिशन आएगा। और वेवल मिशन आया था 1945 में आया था। और साइमन कमीशन 1928 में आया था। जी बिल्कुल। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन ये आप हमारे साथ मतलब बने रहे, अब छोड़ के नहीं जाना है। भारत को छोड़ना है, मतलब भारत को छोड़ने का आंदोलन आया था। आज अगर कोई बाहर में उसको पकड़ के लाना है भारत में। जी, तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये एक ऐसा बहुत बड़ा मूवमेंट था, सर्वव्यापी मूवमेंट था भारत का कि जिसका कोई भी इसका नेतृत्व करता नहीं था। ये तो अपने आप में बड़ी बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई भी नेतृत्व करता नहीं था। और सबसे पहले ना क्रिप्स मिशन के बारे में 2-4 पॉइंट हम बता दें तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, रिपीट भी हो जाएगा हमारे आपके लिए। तो ये कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है। उसमें पीएम कौन कौन था? पीएम कौन कौन था? पीएम तो एक ही हो सकते हैं। तो पीएम थे चर्चिल थे। और क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष थे ये स्वयं क्रिप्स ही थे। इनका पूरा नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। और लेबर मतलब ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी रही उसकी एक खास विशेषता ये कि वो भारत का समर्थक रही है। हाँ, थोड़ा सा उदारवादी थी भारत के लिए। जैसे अब मतलब कि क्योंकि हर देश में ना एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग पार्टी होती है। तो कहीं ना कहीं दूसरे हम चाहते हैं ना कि किसी दूसरे देश के साथ ये पार्टी जीत जाए तो हमारा काम, जैसे रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक है यूएसए में, यहाँ पे लेबर पार्टी है, तो ऐसे अपने यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है। तो क्रिप्स मिशन आया क्यों था? सबसे पहली बात ये क्रिप्स मिशन का द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का असहयोगी रवैया, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और 1937 के चुनाव में मतलब कि विरोध करते हुए हमने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि भारतीय किसी भी रूप में शामिल नहीं होना चाहते, असहयोग करना चाहते थे कि हम ब्रिटेन के साथ नहीं है और ब्रिटेन हमारे मतलब भारत हमारे साथ आ जाए, इसलिए क्रिप्स मिशन लाया गया ताकि एक आश्वासन देने के लिए, भाई लालच देने के लिए। दूसरा, चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक का प्रभाव ये बढ़ता जा रहा था। हाँ, ये बढ़ता जा रहा था। तो इससे इनको ये डर था कि कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा जो है ये चीन का प्रभाव, मतलब कि जैसे चीन का एक सीमित प्रभाव था ना, उसकी यहाँ तक ना आ जाए, क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर तक या उससे बाद तक ये ब्रिटिश समाज हुआ करते थे। अगर उनका प्रभाव ज्यादा हो, याद रहे चीन का प्रभाव, उनका मतलब रशिया का भी प्रभाव।
हाँ, और रशिया और ब्रिटेन आपस में दुर्विरोधी थी, यहाँ आपस में उलझे हुए थे जी, आपस में उलझे हुए थे, क्योंकि अगर यूरोप में कुछ होता था तो उसका प्रभाव इंडिया में भी देखा जाता था, चाहे वो मतलब फ्रांसी से टकराने की, अगर यूरोप में टकराते तो यहाँ आपस में उनका मतलब मुठभेड़ हो जाता। बिल्कुल। तो ये, और तीसरा कि ब्रिटिश संसद का भी दबाव था जी, और जापानी संकट, अगर तात्कालिक रीजन देखा तो जापानी संकट बहुत बड़ा संकट। हाँ, क्योंकि जापान एक मतलब बड़ी मतलब महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। और मतलब उसके बाद के रूजवेल्ट जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, मतलब उस टाइम पे जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसमें उनका ये मानना था कि अब जो कॉलोनीज है वो धीरे धीरे समाप्त की जाए। हाँ, उसमें एक चार्टर आया था, चार्टर का नाम था अटलांटिक चार्टर। उसमें ये कहा था कि मतलब जितने यूरोप के जितने उपनिवेश स्थापित किए हैं ना तमाम मतलब विश्व में अलग अलग देशों में जहाँ है उनको छोड़ा जाए, मतलब अपना उपनिवेश जो कि उनको आजाद किया जाए, वो अपना खुद डिसाइड करेंगे उनके मतलब किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। और इसीलिए जो कि 11 मार्च 1942 को चर्चिल ने जो निचला सदन होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है उनके यहाँ निचला सदन में जो कि ये प्रस्ताव रखा, और 23 मार्च 1942 को वो मतलब क्रिप्स मिशन इंडिया पहुंचा और 30 मार्च को जो कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जो कि आगे चलते हैं, आगे पढ़ो। तो पहला सवाल इससे आता है कि नीचे स्थानों की सूची दी गई है, उन स्थानों के नामों उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा है मेरठ, तीसरा है सतारा और चौथा है तेलंगाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, तो बलिया में हुआ था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे होगा सतारा। हाँ, तो ये 2 स्थानों से भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया, तामलुक तथा सतारा में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा एक ही बार गया है, लेकिन चूंकि रेयर है तो ये दोबारा उठाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। अब जैसे 3 जगह क्या नाम बता कितने, एक था इसमें बलिया, दूसरा था सतारा। हाँ, 2 जगह देखो 3 जगह हुई थी, जैसे बलिया हुआ जी, सतारा हुआ और मिदनापुर, और एक मिदनापुर हुआ। तो ये 3 मतलब 3 जगह समानांतर सरकार का और सबसे पहले बलिया में हुआ था। बलिया में जो थे चित्तू पांडे के मतलब लीडरशिप में हुआ था। बलिया में चित्तू पांडे की लीडरशिप में जी, ठीक है। और मिदनापुर में जाति सरकार के नाम से फेमस थे, और सतारा में दीर्घजीवी सरकार यानी नाना साहब जी, नाना साहब थे, अच्युत पटवर्धन थे वहाँ पे जी, ठीक। और जो मिदनापुर था जिसे जाति सरकार के नाम से जो कि मतांगनी हजारा की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी वहाँ पे, जब सरकार बनाए थे अपना समानांतर सरकार, उसी में जब संघर्ष हुआ था तो मतांगनी हजारा को गोली लगने से डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर विद्युत वाहिनी सेना जो के द्वारा जो कि इसको लीड किया गया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? पहला है युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, दूसरा है संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, तीसरा है नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, और चौथा है कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो इसमें क्या पूछा गया था कि संबंध नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन तीसरा है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, तो समान प्रतिनिधित्व होने का कोई कारण तुक नहीं बनता है, क्योंकि जो हिंदू थे ये उसमें मेजॉरिटी में थे और मुसलमान अल्पसंख्यक। जैसे जब एक बात और ध्यान रखना कि जब क्रिप्स मिशन आया था जी, तो जब युद्ध चल रहा था उस टाइम में, मतलब जो सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था, तो क्रिप्स का जो मिशन था उसका मतलब उसमें ये प्रावधान था कि युद्ध के दौरान क्या होगा और युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा जी। तब अगर होता कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक क्या होगा, और जैसे जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद क्या होगा जी। तो 2-3 पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि युद्ध के दौरान सबसे पहले ये लिखा था, युद्ध के दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन के पास, परंतु जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक ब्रिटेन के पास उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। दूसरा कि भारतीय प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी बिना भारतीयों के संभव नहीं है जी, यानी कि हम आपकी रक्षा तो करेंगे लेकिन आप सेना में आपको होना पड़ेगा, सेना में आपको जो कि आपको हमारे साथ सहयोग देना पड़ेगा जी, बिल्कुल। और तीसरी बात है कि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रमंडल की बैठकों में भारतीय नेताओं को जल्दी भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगी। तो ये मुख्यतः 3 बातें थी। तो जो युद्ध के दौरान अगर युद्ध होने के साथ साथ ये चीजें होती
और जो आश्वासन दिया था जो कि मतलब क्रिप्स मिशन ने कि युद्ध के बाद क्या होगा। तो युद्ध के बाद सबसे पहला पॉइंट है कि युद्ध के बाद एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, मतलब यानी कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा। हाँ, वह चाहे तो राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। दूसरा पॉइंट है कि युद्ध के बाद प्रांतीय विधान मंडलों से प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन, देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे जी। और तीसरा पॉइंट है कि संविधान का निर्माण करेगी, मतलब ये सब मिल के जो कि संविधान का निर्माण, मतलब भारत के लोग ही भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। उसके बाद आता है कि ब्रिटिश प्रांत या देशी रियासत चाहे संविधान को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, अपना स्वयं संविधान बना ले, संघ से पूर्ण स्वतंत्र हो जाए। मतलब एक बार आप संविधान बनाओ, आप हमसे छूटो, फिर आपको जो करना है आप वैसे करो। ठीक है जी। और भारत सरकार और संविधान सभा एवं ब्रिटिश के मध्य एक अल्पसंख्यकों के मध्य एक समझौता होगा। ये सब बातें मिलकर अपना काम किए थे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था? गांधी जी ने। ये कथन है, तो इसमें ये गांधी जी हैं कि पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने इसकी संज्ञा दी थी। इस मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकृत वार्ताकार मौलाना आजाद तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी पोस्ट डेटेड चेक में गांधी जी। इसके बाद अगला सवाल आता है, नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने कहा था कि नेहरू का स्टेटमेंट है, हो सकता है कभी आए, उनके पुराने मित्र शैतान के वकील बनकर आए हैं। उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश में असंख्य विभाजन के द्वार खोल देगा। ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जी। अगला सवाल है, यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? ये भी एक है कथन। तो इसका पहला ऑप्शन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था, दूसरा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने, तीसरा है लॉर्ड वेबल ने, और चौथा है एबी अलेक्जेंडर ने। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग थे, ये आए थे क्रिप्स मिशन के साथ। हाँ। है ना? तो और ये जो कथन था कि हमें यहाँ जल्दी चले जाना चाहिए, ये कहा गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह था, पहला ऑप्शन 1928, 40, 42 या 45। तो ये है 42 जी। अब मैं बता रहा था कि जो क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए कांग्रेस की तरफ से मतलब दो लोगों को नॉमिनेट किया गया था। और कौन दूसरे थे? मतलब पहले थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो बैठक थी। मतलब दो को जो कि नॉमिनेट किया गया था। बिल्कुल। अगला सवाल है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था, ये तो हो गया। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपका 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टाइम मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी इसकी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। इसका सही ऑप्शन होगा कि कब और कहाँ हुआ, तो ये 8 अगस्त 1942 बम्बई में इसकी स्टार्टिंग होती है। 3 व्यक्ति का नाम आता है, जैसे मतलब अगर 7 अगस्त की बात है ना जी, 7 अगस्त, क्योंकि इसमें ना 3-4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्विट इंडिया मूवमेंट देखें तो 1942 में होता है। इसमें 5 जुलाई, 14 जुलाई, फिर 1 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त जी। अगर अगस्त में देखें तो 1 अगस्त की तारीख, 7, 8, 9, ये 4 डेट इंपॉर्टेंट है जी। तो आपने अगर 7 तारीख का जिक्र किया तो 7 तारीख का है कि बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में अगस्त क्रांति मैदान, और उसको जो कि अगस्त क्रांति का मैदान कहा गया जी। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक जी। और इसका प्रस्ताव जो बनाया था महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक। और प्रस्तुत कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया। सोचो अध्यक्षता कौन किया? आजाद साहब ने किया था जी। प्रस्तुत कौन किया? नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया कौन था? बनाया था गांधी जी ने। ठीक। इसी में नारा दिया गया था, करो या मरो का, डू और डाई। और जैसे मैंने 4 डेट का जिक्र किया था, हम लगे हाथ एक मतलब कि 7 अगस्त थी, 1 अगस्त था। 1 अगस्त तो क्या हुआ था जी? तिलक दिवस के दिन 1 अगस्त को तिलक की डेथ हुई थी। हाँ, मतलब कि एक तिलक दिवस के दिन नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं जी। हम ऐसी द्विधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है जी। और 7 अगस्त हमने बता दिया जी।
और 8 तारीख को हुआ 8 था अगस्त को कि मोटे मोटे संविधान संशोधन के 8 अगस्त को पास कर दिया गया। हाँ, मोटे मोटे संशोधन के बाद जी भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया और 9 अगस्त को 1942 को ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ मतलब बिल्कुल फूंक दिया गया था भाई, बिल्कुल। और इसे कहा गया अगस्त क्रांति। देखो दो में कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी पेपर में कंफ्यूजन हो सकता है। अगस्त प्रस्ताव अलग था और अगस्त क्रांति अलग थी। वो 40 की बात है, ये 42 की बात है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो ऑप्शन ए के बम्बई में, दूसरा है मद्रास में, तीसरा कलकत्ता में, चौथा नई दिल्ली में। तो चूंकि बम्बई के ही मैदान में हो रहा है तो बम्बई में ही इनको बंदी बनाया गया। अब जैसे गांधी जी मतलब इनको जा करके नजरबंद किया गया आगा खां पहले, जो कि पुणे में है। अब देखना सबसे पहली बात है जब ये 9 अगस्त को शुरू किया गया जी, अब कांग्रेस तो एकदम हड़कंप मची गई, मतलब ब्रिटिश मतलब शासन में। और उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जी, और उसके तहत जितने बड़े बड़े नेता थे सबको, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, नायडू जी हो, महादेव देसाई हो, नेहरू जी हो, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, अब्दुल कलाम आजाद हो, पट्टाभी सीतारामैया, गोविंद बल्लभ पंत, मतलब जितने बड़े बड़े नेता आप जानते हैं सबको जो कि गायब कर दिया रातों रात। अब ये पेपर में सवाल पूछता है कि भाई गायब किया तो कहाँ रखा, कौन से जेल में रखा? तो ये सवाल पूछे, जैसे आपने पूछा कि गांधी जी को कहाँ रखा गया था, पुणे के आगा खां पैलेस में। पुणे के आगा खां पैलेस। अब वहाँ इनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी, जहाँ बाद में उनकी डेथ हुई, और नायडू जी भी थी, भूला भाई देसाई और महादेव देसाई, यानी भूला भाई, महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी और गांधी जी और नायडू जी और गांधी जी फिर। और नेहरू कहाँ थे? नेहरू थे अल्मोड़ा जेल में। ठीक जी। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी हो तो वहाँ पे इस बात का आता है, गांधी जी मतलब वो किताब जो लिखे थे, और वो किताब बहुत आवश्यक है, सबको पढ़नी चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर जेल में, और अब्दुल कलाम आजाद को रखा था बांकुरा जेल में। और अहमदाबाद में कई लोगों को रखा गया था, जैसे पट्टाभी सीतारामैया हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, राजा गोपालाचारी हो गए, अरुणा आसफ अली और जेबी कृपलानी। ये कहाँ रखे गए थे? अहमदाबाद के जेल में। ठीक है, आगे अगला वही आपका ऑप्शन था कि ऑपरेशन जीरो आवर किसके लिए चलाया गया था, तभी आपने वो बात करी थी, वो हो गया पूरा। मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं जी। करो या मरो निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया था, ये अभी बात हुई गई इसकी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था, अभी आपने बताया ही, महात्मा गांधी जी ने। तब लगभग सारे क्वेश्चन हो ही जा रहे हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वो किया गया वर्धा में। 9 अगस्त को गांधी जी ने मतलब जो स्पीच दी थी ना, मतलब बहुत जैसे प्रभावशाली स्पीच थी, मतलब आप तो याद रखने वाली स्पीच। और उसी में एक मंत्र दिया था, करो या मरो का। और उन्होंने कहा था कि आज से प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से स्वतंत्र समझना चाहिए जी। ऐसा व्यवहार करे मानो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से समझौता नहीं करूंगा जी। और मैं भारत की गुलामी को स्थायी बना जाना नहीं देख सकता। तब इतना प्रभावशाली जब स्पीच दिए तो, और इनके जो समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, जो त्रिपुरा अधिवेशन में जिक्र हमने किया था फिर जी, उन्होंने कहा था कि गांधी अवतार या पैगंबर की प्रेरक शक्ति से अविस्मरणीय भाषा दे रहे थे जी। तो गांधी जी एकदम फुल फॉर्म में थे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? तो गांधी जी हैं। गांधी जी का जो भाषण था डू और डाई, वो इसी में था कि इसमें इनका एक और कथन था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। हाँ। और इसी के साथ फिर आराम हराम है पंडित जी का था ये। और शौकत अली तथा मोहम्मद अली 1919 के खिलाफत आंदोलन के नेता थे। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 से था आज़ादी का नेतृत्व किया। आगे इसके बाद आगे एक क्वेश्चन की वही है कि कहाँ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो वही थे अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो कुल मिला के वही सवाल घूम फिर के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा ट्रेंड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसमें है कि उपरोक्त में से लगभग कोई नहीं था। इसमें ऑप्शन दिया है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो कोई भी नहीं थे था जो कि उस टाइम पे, अगर बताना चाहो तो बता। कौन थे जी? लॉर्ड क्लीन फिगो थे उस टाइम पे भारतीय में सेनापति। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम था, तो उनका नाम था लुई फिशर। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। वेब मिलर कहाँ थे? तो याद होगा वेब मिलर हमने बात करी थी धर्सना का नमक सत्याग्रह में, यहाँ पे वेब मिलर थे इनके साथ में। और लुई फिशर कहाँ थे? तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसमें है हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। ये 3 ऐसी पार्टियां थीं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसी बात को लेके आजकल कभी कभी कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को घेर लेते हैं, क्योंकि तुम तो चाहते नहीं थे कि आज़ादी हो भारत की। बाकी ठीक है, वो राजनीतिक अपनी अलग वो डिबेट है। तो इसमें तो ये सारी पार्टियां थी जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। आगे हम चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? ध्यान नहीं को थोड़ा सा रेखांकित करिए। पहला ऑप्शन है, ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ते समय जहां पर नहीं होना उसको गोला करना, अंडरलाइन करना जी। तो इसमें से कौन सा नहीं किया था? तो करो या मरो, पहला ऑप्शन। दूसरा है सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाएं, तो ये दोनों किया ही था। मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाएं, ये भी आपने गांधी जी का भाषण बताया ही, उसमें ये बात है। अपने को ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के रूप में देखें, तो अब क्यों देखना है ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा के रूप में? अब तुम करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। इसमें मतलब 4 पॉइंट रखे थे, मतलब मेनली कि पहले ये था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, बिल्कुल, लेकिन वफादारी किसी करें? कांग्रेस की करें, अपने देश की करें, ना कि करें। और दूसरा पॉइंट था कि जो राजे महाराजे थे जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। मतलब ये वही स्थिति है कि कि उन्हीं का पैसा लेते हुए उनको एकदम घुन खा जाओ, जैसे एक दीमक होता है, तो इस तरीके से उसको बर्बाद कर दो। और जो देसी रियासत थे वो ब्रिटिश के या स्वतंत्र न होकर उनको अपना भारत का अंग माने। बिल्कुल। तीसरा ये था कि स्टूडेंट को सलाह दी गई थी कि आप स्कूल तब छोड़े जब आपको लगे कि हम जब तक ये फाइट चलेगी, जब तक ये संघर्ष चलेगा, आंदोलन चलेंगे, तब तक हम साथ रहेंगे। बिल्कुल। और चौथा ये था कि यदि जमींदार साथ ना दें तो काश्तकार लगान ना, मतलब जो लगान चुकाने वाली बात थी, हम लगान नहीं चुकाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? अच्छा, एक बात और, जैसे 9 अगस्त क्यों चुना गया था? 9 अगस्त में कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण काकोरी कांड हुआ था, तो इसलिए उसको चुना गया था। अगला क्वेश्चन ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसमें अरुणा आसफ अली की असाधारण भूमिका थी। बिल्कुल थी, अभी आपने बात ही किया कि वो जेल में अरुणा आसफ अली जो कि बाद में वो जेल में भी थी, जो कि बाद में भूमिगत रह के काम करती थी, मतलब काम रहता था। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया। बिल्कुल, अभी आपने बताया। इसमें एनी बेसेंट की जानदार नेहरू को वहाँ था, मतलब अल्मोड़ा जेल। आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया। बिल्कुल। इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका सराही, तो इसमें एनी बेसेंट यहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए इनका ये बात यहाँ पे नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 1942 से भाजपा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बिल्कुल नहीं किया गया, तो पहला ये असत्य हो जाता है। आप हर एक व्यक्ति अपना नेतृत्व खुद करेगा। इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, यानी कि हर आदमी आंदोलन का खुद नेता है। बिल्कुल। ठीक। और यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो ऐसा नहीं था हिंसा भड़की थी, कहीं कहीं हिंसा भी हुई थी, तो ये अहिंसक आंदोलन। अभी जो मुख्यतः जहाँ पे सब ज्यादा हुआ, मतलब कि जो इस आंदोलन का प्रभाव ज्यादा रहा, जैसे बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मद्रास में। और कहाँ इसका प्रभाव कम देखा गया या निष्क्रिय प्रभाव रहा है, तो पंजाब, सिंध का और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ये था प्रभाव कम रहा। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का नीचे कूट से चयन कीजिए। पहला कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो ये बात सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया
और मुसलमानों को सन 1942 ईस्वी में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा गया। और उस समय जब जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था उसमें एक मतलब सहयोग नहीं दिया था, उसमें मुस्लिम लीग भी एक मुख्य पार्टी रही है। बिल्कुल। तो ये दोनों मतलब आपस में सही भी हैं और जो इसका कारण है वो उसकी पुष्टि भी करता है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जरूरी है कि नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। अभी ये बात हो चुकी है, बलिया और आपका सतारा और मिदनापुर। जी बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वही सवाल है सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? तो वही है, सतारा में हो गई थी। वही चीज बार बार आ रही है। अगला सवाल भी वही है। और उसके बाद फिर ये सवाल आता है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित काम किया? तो इसमें जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा आसफ अली थी महिलाओं में। और ये कौन से जेल से भागे थे? ये भागे थे हजारीबाग जेल से ये भागे थे। ये हजारीबाग जेल सेंट्रल जेल से। उनके साथ 2 लोग और थे भाई। अच्छा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको बोले डूबेंगे। कौन था साथ में? तो रामानंद मिश्र थे और सीताराम केसरी। रामानंद मिश्र और सीताराम केसरी। तो ये दोनों भागते हैं, मतलब सोचो वहां से भाग के जाते हैं जहाँ बम्बई, वहां पे आजाद दस्ता का गठन करते हैं। आजाद दस्ता, जी ठीक, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ये थे अपने राम मनोहर लोहिया जी, सितंबर 1942 में। और इनके मतलब उषा मेहता भी थी और नासिक में बाबू भाई थे। बाबू भाई, उषा मेहता। और ये 9 नवंबर 1942 को अंग्रेजों को जब पता चला, तो क्योंकि उसके बाद फिर 42 को जब पता चला तो उनको गिरफ्तार किया गया। उनको 4 वर्ष की जेल हो गई, जेल दी गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो इसका सही जवाब है अरुणा आसफ अली थी। और अगला है कि महिलाओं में सर्वाधिक भागीदारी किसकी मानी जाती है? तो वो नमक सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी क्योंकि मानी गई थी। भाई घर की मतलब औरतें थी। नमक का सबसे ज्यादा जो लगाव होता है या जिसके पल्ले पड़ता है तो महिलाएं ही होती हैं, तो इसलिए सबसे बड़ी भाई घर की होम मिनिस्ट्री होती है महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है जयप्रकाश पटेल जी ने। तो इसको पटेल जी ने, इन्होंने ऐसा कहा था। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर थे, यह किसने कहा था? यह भी आपने बताया था कि कहा था लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने इस बात को कहा था। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार, इनकी किताब का नाम बहुत फेमस है, जो कि जी मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट ना, यही है ना, फ्रीडम एट मिडनाइट इनकी किताब है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है, बिल्कुल। और ये आखिरी सवाल है आज का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरा ऑप्शन है इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये दोनों कथन आपस में सही तो हैं, लेकिन ये जो कारण है, ये कारण इसके लिए सही व्याख्या नहीं करता। इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त होता है। तो आज हमने 1937 से लेकर के 1942 तक लगभग सभी घटनाओं का जिक्र किया है जो परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट है, और आगे हम इसी सीरीज को बनाए रखेंगे, पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कल हम भारत को आजाद करा देंगे। हाँ, हम 1-2 दिन में तो आजाद करवा ही देंगे। और उधर राम मंदिर बन ही रहा है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। हाँ, तो नमस्कार। जय राम जी की। ठीक। और आपको अच्छा लगा तो आपका अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि हम थोड़ा मोटिवेट रहें और थोड़ा और सुधार करें।